ओके जी, जावास्क्रिप्ट का जो मॉड्यूल है हमारा पहला, उस पे हम बात कर रहे थे। एक लेक्चर हमारा हुआ है। सो आज चलते हैं आगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ने नोड जेएस इंस्टॉल कर लिया होगा। नोड जेएस रिक्वायर्ड है अगर आपने जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम कंपाइल करना है आउटसाइड द ब्राउज़र, उसको रन करना है। ये रन टाइम एनवायरनमेंट है, इसके बगैर आप जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। आपके सिस्टम पर ये फ्री है, नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए, यहाँ से इंस्टॉल कर लें। दूसरा जो टूल है वी एस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, ये भी फ्री है। आप जस्ट वी एस कोड लिखें, सर्च करें, जो डाउनलोड लिंक है यहाँ से डाउनलोड कर लें। वी एस कोड आईडीई है, एडिटर है, जिसके थ्रू आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, फाइल बनाएंगे, हेल्प वगैरह आपको सारी मिल रही होगी एंड सो ऑन। सो ये दो सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स हैं, नोड जेएस और वी एस कोड। अच्छा, इसके बाद आपने अपने सिस्टम पे आ जाएं। वंस आपने इंस्टॉल कर लिया, इसको टेस्ट करने के लिए कि प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया, नोड जेएस कन्फिगर हो गया है, आप यहाँ पे सर्च बार में cmd लिखें और यहाँ पे लिखें नोड माइनस माइनस वर्जन, और ये आपको नीचे वर्जन नंबर बताएगा जो आपके पास इंस्टॉल है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके पास इंस्टॉल ना हो, उसका जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि आपको, मैं यहाँ आपके कमेंट्स दूसरी स्क्रीन पे कर लेता हूँ, अगर कोई इशू है तो आप यहाँ भी पूछ सकते हैं। लेट्स सपोज कोई और सॉफ्टवेयर है जो आपने नहीं इंस्टॉल किया, तो अगर इस तरह का मैसेज आता है इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, तो इसका मतलब ये है कि जो कमांड आपने लिखी है वो इंस्टॉल नहीं है, वो टूल इंस्टॉल नहीं है, या इंस्टॉल है तो उसका पाथ सेलेक्ट नहीं है। तो ऐसी सूरत में आपने env लिख के यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में आना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स ओपन कर लेने हैं। ये जो सिस्टम वेरिएबल का एरिया है, इसमें पाथ पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे न्यू जो है क्रिएट कर लें। और किस तरह क्रिएट कर लेंगे, ये तब है जब आप नोड इंस्टॉल करेंगे, पाथ वो खुद ही सेट कर देता है। सम टाइम पाथ सेट नहीं करता, हमारे सिस्टम पे कोई एंटीवायरस है जो उसको खुद पाथ सेट करने नहीं दे रहा, या कोई आपने ऐसा और फायरवॉल लगाई हुई है, या समहाउ आपके लॉगिन पे ही एक्सेस नहीं थी, परमिशन नहीं थी, एडमिन का लॉगिन नहीं आप यूज़ कर रहे। ठीक है जी जी, वीडियो ये ऑब्वियसली प्रोवाइड करेंगे, इसीलिए तो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। और तमाम वीडियोस हमारी जो हैं वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं, आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं जी। अच्छा जी, अब ये किस तरह से आप इसमें करेंगे, आप अपने सिस्टम में आ जाएंगे अगर आपने इंस्टॉल किया है तो। इसीलिए मैं क्विक क्विक बता रहा हूँ कि आप बाद में टेस्ट कर लें, आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं। सी में प्रोग्राम फाइल्स में आ जाएं और यहाँ पे एन प्रेस करके नोड सर्च करते हैं, और इस तरह से आप जो है वो नोड में आ गए। और ये ऊपर क्लिक करके जो पाथ बन रहा है, कंट्रोल सी कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ओके कर दिया। मेरे पास भी ऑलरेडी है, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। सो मेक श्योर, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने नोड जेएस को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद एंड में कहेगा अदर टूल्स भी हैं जो इंस्टॉल करने हैं, सारे इंस्टॉल कर लें। और उसके बाद नोड माइनस माइनस वर्जन लिख कर आप ये इंश्योर करें कि नीचे वर्जन नंबर प्रिंट हो रहा है। फिर बाकी काम आपने करना है कि इंस्टॉल है और वो इंस्टॉलेशन आपकी डिटेक्ट भी हो रही है प्रॉपर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकबुक है आपके पास या लिनक्स यूनिक्स है, ये सब के साथ कंपैटिबल है। अच्छा, ये जो शिकवे शिकायतें ना ये बाद में कर लेते हैं, ये रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हैं। अब आपने इसमें आना है प्रोजेक्ट बनाना। अपने सिस्टम पे आ जाएं, जिस तरह मैं जो है वो डी ड्राइव में आ गया किसी भी लोकेशन पे, और यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया, लेट्स सपोज नेक्सस बेरी का। मैं इसलिए यहाँ पे आ रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि एक मैं फ़ोल्डर बना लूँ जिसमें ऑर्गेनाइज़ करके सारा मटेरियल रखूँ, इसकी बजाय कि डेस्कटॉप पे प्रोजेक्ट्स हों इधर उधर हों। एक मैंने बना लिया नेक्सस बेरी के नाम से फ़ोल्डर। अब इस फ़ोल्डर में मैं सारा काम रखूँ, आपके कोई और क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स होंगे, कोई और कोर्स पढ़ रहे हैं, कोई और यूनिवर्सिटी का कर रहे हैं, तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहिए। जब आपने ये डी में, जिस तरह मैंने नेक्सस बेरी की क्लासेस का फ़ोल्डर बनाया और इसमें स्पेसिफिकली मैंने आपके बैच के लिए बना दिया, वी एस कोड स्टार्ट करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड में अब यहाँ से फाइल में ओपन फोल्डर, जब ये आप ओपन कर लें
जो फोल्डर ये आपने बनाया VS कोड में इसको ओपन करना है। सो फाइल मेन्यू, ओपन फोल्डर की ऑप्शन लेंगे और यहाँ से आ जाएंगे डी ड्राइव, और कहाँ पे ढूंढें जी आपने बनाया था। अब आपको पता होना चाहिए पाथ के, मैंने डी में जाके नेक्ससबेरी क्लासेस में ये नेक्ससबेरी का फ़ोल्डर, इसके अंदर नहीं जाना, रूट फोल्डर जो आपने बनाया है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना। जब आप सेलेक्ट करेंगे एनवायरनमेंट आपके सामने आ गया, ये वेलकम स्क्रीन है, इसको आपने किया क्लोज़। ये जो एरिया है इसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर लें। पहली ऑप्शन में फ़ाइल का पूरा व्यू आ रहा होता है, फ़ाइल एक्सप्लोरर इसको बोलते हैं, आप शो एंड हाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। और अब आपने ये फ़ोल्डर इनिशियली ऑब्वियसली पीछे अगर देखें ब्लैंक है, आपको मैनुअली यहाँ आके कोई फ़ाइल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं बल्कि क्लोज़ कर देता हूँ। आप यहीं पे काम कर रहे होंगे, पीछे ऑटोमेटिकली फ़ोल्डर्स बन रहे हैं, फाइल्स बन रही हैं एंड सो ऑन। सो सबसे पहले ये जो ऊपर ऑप्शंस हैं, अगर नहीं है तो आप ऊपर जो भी फ़ोल्डर का नाम है माउस लाएंगे तो बन जाएगी ऑप्शन, न्यू फाइल, फोल्डर एंड सो ऑन। मैं यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट करता हूँ जिस तरह हमने पहली क्लास में पढ़ा था उसी पैटर्न से चलते हुए April29.js, नाम जो मर्ज़ी रख दें, मैं डेट के लिहाज से रख रहा हूँ, मुझे भी पता रहे, आप लोगों को भी पता रहे जब ये फ़ाइल आपसे शेयर हो, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी आपसे शेयर होनी है, ये फ़ाइल में जो मैं कोड लिख रहा हूँ ये फ़ाइल भी आपसे शेयर होनी है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब जो ही मैंने एंटर किया सो ये फ़ाइल इस नाम से बन गई। अब यहाँ पे आपने प्रैक्टिस करनी है जावास्क्रिप्ट की। पहला जो मॉड्यूल है जावास्क्रिप्ट का, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कोर्स आउटलाइन नेक्ससबेरी की वेबसाइट पे कम्प्लीटली गिवन है। नेक्ससबेरी की साइट पे आ जाएं तो ये आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं। पहला मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट का, और ये टॉपिक्स जो है हम पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक मैंने लास्ट टाइम शुरू किया था डेटा टाइप्स का, और इसके हवाले से इसी को हम आगे लेके चलेंगे। इसमें कुछ चीज़ें और भी होंगी, टाइम टू टाइम जो है वो चीज़ें नई आ रही होती हैं, ये अपडेट भी हो रहा होता है। इसके बाद बाकी है कि रिएक्ट पढ़ना, अब इसमें नेक्स्ट नहीं है, इसको भी अपडेट करवाते हैं, मोंगोडीबी, बैकएंड एंड सो ऑन। सो पहला फोकस आप इस पे रखें। ओके जी जी, मैं आपसे ज़रूर जो है वो इस हवाले से आमिर साहब मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करता हूँ। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आ जाएं, आपके पास जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले डेटा टाइप्स का हमने पढ़ा था। ऑब्वियसली जो स्टैंडर्ड पैटर्न है, कोई भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा 5 मिनट लेते हैं, रिव्यू करते हैं, फिर आगे जो है मोर देन 1 आवर 1.5 आवर लगाते हैं न्यू टॉपिक। डेटा टाइप में जो भी वेरिएबल आपने सेव करना है, जो भी डेटा आपने लेना है, उसमें हमने पढ़ा था कि जो जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स हैं वो उनको 2 कैटेगरीज़ में मैंने डिवाइड किया था। एक को हमने कहा था प्रिमिटिव्स, जो मोस्ट एटॉमिक बेसिक टाइप्स हैं, जिसमें नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन जो बेसिक टाइप्स हैं, यानी एक वेरिएबल जो आप डिक्लेयर करेंगे या वो नंबर टाइप का होगा अगर उसमें न्यूमेरिक डेटा है, अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा है डबल कोट्स में लिखेंगे या सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग होगी, और अगर उसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं ट्रू एंड फॉल्स तो बूलियन लेंगे। प्रिमिटिव कहते हैं किसी भी चीज़ के मोस्ट एटॉमिक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, यानी नंबर टाइप का जो वेरिएबल होगा वो एक नंबर ही सेव करेगा। एक से ज़्यादा नंबर हैं सेव करने हैं तो वो नंबर नहीं कहलाएगा, वो अरे कहलाएगी। उसके लिए आगे कलेक्शंस हम पढ़ेंगे। तो प्रिमिटिव की एग्जांपल क्या है, वेरिएबल कैसे बनाना है, लेट वेरिएबल का नाम, उसको वैल्यू दी एंड सेमीकोलन। डेटा टाइप नहीं साथ आपने बतानी, जिस तरह C++ में भी ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेगा। और इसके लिए हमने पढ़ा था कि console.log में, HTML में नहीं, कंसोल में आप पहले लिखेंगे। लॉजिक बिल्डिंग की पूरी प्रैक्टिस हो रही है, अभी हम UI को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। और अगर UI नहीं है तो फिर आउटपुट कैसे देखेंगे, console.log लिख के। अब आप फाइल मेन्यू में आएँ, टर्मिनल में आएँ, न्यू टर्मिनल, इसके अंदर ही ओपन हो जाएगा। और इस प्रोग्राम को अगर हम रन करें, नोड स्पेस इस फाइल का नाम April29.js, एंटर। सो ये आउटपुट आपको यहाँ पे मिल रही। अच्छा, हमने टाइप इसकी नहीं बताई, इसका हमने रूल पढ़ा था, जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली टाइप इन्फर कर लेते हैं। इन्फ्रेंस का मतलब कि बेस्ड ऑन वैल्यू वो इसको डिसाइड खुद करता है इसकी टाइप क्या है।
और इसको देखने के लिए अगर आप यहाँ पे लिखें टाइप ऑफ और स्पेस दें, और अब अगर आप रन करें CLS लिखकर पहला क्लियर कर लें। अच्छा, यहाँ क्योंकि कोई बटन नहीं है इस तरह बना हुआ, क्लिक कर दो, कुछ एक्सटेंशंस हैं, बटन भी बन जाएगा। यहाँ पे चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमारे पास बटन नहीं, कोई एक्सटेंशंस हैं, लेकिन रिएक्ट में जब आप काम कर रहे हैं तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, इसलिए भी मैंने डिलिबरेटली वो एक्सटेंशन नहीं इंस्टॉल की हुई। आप यहाँ पे आके जो आपने रन करनी है लास्ट कमांड, फिर दोबारा लिखने के बजाय नोट अप्रैल, आप एरो कीज़ को यूज़ करें, अप एरो करें, जो लास्ट कमांड आपने लिखी थी वो हिस्ट्री में सेव होती है, फिर करें, बैक ट्रैक करते जा रहे हैं और एंटर कर दें जब वो सामने लिखी आ जाए। तो एक्स वेरिएबल, और उसकी जब वेरिएबल को एज इट इज़ रेफ़र किया, उसने कहा नंबर है। टाइप ऑफ कहा तो उसने कह दिया जी इसकी डेटा टाइप नंबर है। यानी इसको कैसे पता चला ये नंबर है, क्योंकि आपने न्यूमेरिक वैल्यू दी। इसी को अगर मैं कॉपी करूं, इसको कमेंट कंट्रोल/ करके आप कर लें, एक ही फाइल में मैं कोड लिखता जा रहा हूं, आप जिस पोर्शन को चाहें कंट्रोल/ से कमेंट अनकमेंट करके चला लें ताकि मुझे मल्टीपल फाइल्स नहीं बनानी पड़े, एक आपके लिए भी आसान हो मैनेज करना। इसी तरह अगर कोई आप इसी वेरिएबल में लेट्स सपोज लाहौर एक सिटी नेम रख देंगे, तब आप अगर इसको रन करेंगे तो उसको ये पता चलेगा कि लाहौर जो है वो एक स्ट्रिंग है। यानी स्ट्रिंग को भी प्रिंट करने के लिए जस्ट console.log में जिस तरह नंबर है, जस्ट वेरिएबल का नाम लिखना है, चाहे वो स्ट्रिंग है चाहे नंबर है, या इवन बूलियन ही क्यों ना हो। एक बात यहाँ पे देख लें, सिंगल कोट भी है और डबल कोट भी है। ये जस्ट वैल्यू की बेस पर ही डिसाइड कर लिया उसने कि नंबर है या स्ट्रिंग है, मैंने उसे नहीं बताया। ये दोबारा से देख लें, सिंगल कोट में भी वही आ रहा है। वन मोर टाइम अगर हम इसे कॉपी करें और इसको हम ट्रू फॉल्स कीवर्ड्स में से कोई वैल्यू दें, जो स्पेशल कीवर्ड्स हैं ट्रू, और इसकी टाइप अगर हम देखें तो वो कहेगा बूलियन है दिस टाइम। फॉल्स करें तो वो कहेगा बूलियन अगेन, ट्रू फॉल्स के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। कोई डबल कोट सिंगल कोट्स नहीं लगाने, क्योंकि ये कोई जर्नल पर्पस अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर नहीं है, बल्कि ये स्पेशल वर्ड है जो लैंग्वेज में ऑलरेडी नोन है। ऐसे वर्ड्स को कहते हैं कीवर्ड्स, जिनके जावास्क्रिप्ट में ख़ास मीनिंग है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ओके, ये डेटा टाइप्स का हमने कॉन्सेप्ट देखा, लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, एक फाइनल जो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, कि आपने अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू की बेस पर, लाइक मैं 10 लिखूँगा, दोबारा से वन मोर टाइम नंबर है, इसी 10 के अराउंड में डबल कोट्स लगा दूंगा तो उसके नज़दीक ये स्ट्रिंग है। और अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिखूँ इवन डबल कोट्स में, अब भी स्ट्रिंग है। डबल कोट्स का मतलब है कि वो उसके अंदर किसी चीज़ को इंटरप्रेट नहीं कर रहा, वो एज इट इज़ उसको बस एज अ अरे ऑफ कैरेक्टर्स ट्रीट कर रहा है। दैट्स वाई अगर आप इसको बूलियन में ले जाना चाहते हैं तो आप डबल कोट्स के बगैर लिखें। द वे यू राइट अ वैल्यू वो बताता है। अच्छा, एक यहाँ पे आप क्वेश्चन आता है कि अगर मैं वैल्यू बताऊँ ही ना, मैं जस्ट वेरिएबल ही डिक्लेयर करके छोड़ दूँ, वैल्यू की बेस पर ही तो टाइप बननी है, वैल्यू तो मैंने बताई नहीं, तो यहाँ से फिर वैल्यू क्या होगी और उस वैल्यू की टाइप क्या होगी। तो यहाँ हमारे पास एक स्पेशल वैल्यू है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड एक वैल्यू है और इसकी डेटा टाइप क्या है वो भी अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड एक वैल्यू भी और टाइप भी है। तो यहाँ से ये आप भी कह सकते हैं आपके 4 टाइप्स हैं। एक वेरिएबल में अगर हम टाइप चेक करें तो अगर उसमें न्यूमेरिक डेटा है तो नंबर टाइप होगी, डबल कोट सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग होगी, ट्रू फॉल्स वैल्यू है बूलियन होगी, और अगर कोई वैल्यू नहीं है तो वो अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड इज अ स्पेशल। एक नल भी है, नल से इसको कंफ्यूज नहीं करना, नल के बारे में हम पढ़ेंगे। नल कीवर्ड भी है, फिलहाल अनडिफाइंड ही हमने पढ़ा है, इसी को ज़हन में रखें। अच्छा, इसको एक लेवल और आगे ले जाएं, यानी यहाँ पे मैंने कहा जी अगर वन अगेन मैं अगर न्यूमेरिक दे रहा हूँ तो नंबर है, डबल कोट्स में लिख रहा हूँ स्ट्रिंग है, अगर मैं ट्रू फॉल्स कर रहा हूँ तो वो बूलियन है, और अगर कोई वैल्यू नहीं दे रहा तो अनडिफाइंड है। अगर मैं वेरिएबल ही नहीं डिक्लेयर करता, अब एक लेवल और मैं जो है वो फ्रीडम पे चला गया। पहले तो मैंने वेरिएबल प्रॉपर डिक्लेयर किया, वैल्यू भी कोई दी या वैल्यू नहीं दी, तो वो उसने ऑटोमेटिकली उसको एक समझ लें वैल्यू दे दी। व्हाट अबाउट नॉट
इवन डिक्लेयरिंग वेरिएबल एट ऑल, तो ऐसी सूरत में फिर आपको एरर आएगी। यानी वेरिएबल को डिक्लेयर ज़रूर करना है आपने। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ भी लिखें और वो काम हो जाए। एरर बहुत कम आती है जावास्क्रिप्ट में, लेकिन बहरहाल एरर कब आती है ये भी आपको पता होना चाहिए कि डिक्लेयर करना, किसी भी नाम को आप रेफ़र कर रहे हैं ना, तो वो लेट से ऊपर बना ज़रूर हो, डिक्लेयर ज़रूर किया गया हो, चाहे उसको वैल्यू दी है चाहे नहीं दी। अगर वैल्यू दी है तो वो वैल्यू नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन उसके मुताबिक बन जाएगी, नहीं दी तो अनडिफाइंड होगी। लेकिन ये एरर है कि आप वेरिएबल ही ना करें। तो ये लेट का वर्ड है क्या चीज़, ये लास्ट में मैंने बताया था। लेट है क्या? अगर मैं लेट एक्स लिखता हूँ 10, तो व्हाट डज इट लेट, दिस वर्ड लेट मीन? लेट वेरिएबल जो है वेरिएबल डिक्लेयर करवाने के लिए है। सो अगर मैंने पेंट में आ जाऊँ और मैं यहाँ से देखूँ लेट का मतलब क्या है। लेट का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर को एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई वेरिएबल आप मेमोरी में एक बॉक्स रिज़र्व करें, सम एरिया रिज़र्व करें, इसके अंदर ये वैल्यू प्लेस कर दें 10। तो लेट मेमोरी एलोकेशन रिक्वेस्ट है, यानी जावास्क्रिप्ट को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई एक मैंने वैल्यू है सेव करनी है और मुझे जो है वो नंबर चाहिए। अब बड़ा फंडामेंटल जिस तरह क्वेश्चन किया आफ्ताब साहब ने कि वेरिएबल बनाना ही क्यों है। देखें कंप्यूटर में या किसी भी आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो आपके पास डेटा है। डेटा जो है वो कहाँ सेव करेंगे? मेमोरी में सेव करेंगे। अब प्रोग्रामिंग में मेमोरी में किसी भी चीज़ को रेफ़र करने के लिए आप वेरिएबल बनाते हैं। जिस तरह मैथ में मैं कहूँ जी दो नंबर्स को जमा करें, एक बड़े जो है आफ्ताब साहब बेसिक सी एग्जांपल है, दो नंबर्स को जमा करें, आपने लिख दिया 2 + 3, इस तरह से मे बी 6। कंप्यूटर में इस तरह से होता है कि आप वो दो वेरिएबल्स कहीं पहले सेव करवाएं, आल्दो कांस्टेंट भी कर सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। एक वेरिएबल आपने, यानी कोई भी डेटा सेव करना है जिसको बाद में रेफ़र करना है कि x + y करो, तो वो वेरिएबल में पहले सेव होगा तो फिर वो रेफ़र हो सकेगा। तो वेरिएबल इज़ अ वे टू सेव सम डेटा इन मेमोरी। जब तक डेटा मेमोरी में नहीं होगा उस पे कंप्यूटर कोई प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। लाइक आपने यूज़र अकाउंट क्रिएट किया, लॉगिन का फॉर्म, साइन इन साइन आउट किया, हर चीज़ वेरिएबल्स में आती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वेरिएबल पे चलती हैं। आपने यहाँ पे लिखा जी अपना, ठीक है जी, यूज़र नेम बताओ भाई। आपने एक वेबसाइट बनाएंगे ना, वहाँ ज़्यादा सेंस आपको इसकी क्लियर होगी। फिर आपने कहा जी ठीक है यहाँ पासवर्ड जो है वो यहाँ पे अपना लिखें और नीचे सबमिट का बटन दे दिया। बटन वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल वहाँ पे बनना है जहाँ पे डेटा है। जो यूज़र यहाँ पे टाइप कर रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो कीबोर्ड से आप लिख रहे हैं, आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, लेकिन हर चीज़ कंप्यूटर में मेमोरी में सेव होती है। और मेमोरी में कैसे सेव होती है? किसी न किसी मेमोरी एरिया में सेव होती है। उस एरिया का कोई ना कोई नाम होगा, उसको दोबारा मैंने रेफ़र करना हो, यार ये वैल्यू जो यूज़र नेम में आई थी, तो वेरिएबल का नाम ही यूज़र नेम होगा और इस नाम के अंडर ये वैल्यू पड़ी होगी। जो आपने पासवर्ड टाइप किया है वो वेरिएबल बनेगा पासवर्ड के नाम से, उसमें पड़ी हुई। तो वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कंटेन्स अ डेटा, जिसको आप स्टोर करें ताकि बाद में जब ज़रूरत पड़े आप उसको रेफ़र कर सकें, उसको डाउनलोड कर सकें, अपलोड कर सकें, कंपेयर कर सकें कि अब जो ये पासवर्ड आया है पहले जो वेरिएबल में पड़ा था सेम है, तो इसका मतलब है वो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। तो जी होस्टिंग वेरिएबल को ऊपर ले जाना, थोड़ा सा नॉलेज टेस्टिंग पे बाद में बेटा आते हैं। होस्टिंग वेरिएबल लाइक यू डिक्लेयरिंग बिलो एंड रेफरिंग और सारे वेरिएबल्स ऊपर मूव कर देता है। अभी उस पर आते हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट पे फ्लो एक से चलते हैं। अच्छा जी, और ज़्यादा ये जो है इमरान साहब ये यूज़ डिस्कस किया जाता है जब स्कोप ऑफ वेरिएबल्स और आप उसकी लाइफ टाइम को डिस्कस करेंगे। बड़ा डिटेल में मेमोरी पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लेक्चर्स होते हैं, ये क्यों है और इससे हमें क्या एडवांटेज होता है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया प्रिमिटिव्स। अभी डेटा टाइप्स को हम क्विक पूरा कर लें। दूसरी टाइप्स हैं कलेक्शंस। कलेक्शंस या टेक्निकली इसको बोलते हैं रेफरेंस टाइप्स। रेफरेंस टाइप से मुराद ऐसी टाइप्स होती हैं जिनमें आप डेटा का रेफरेंस रखते हैं। एक वेरिएबल जो है ना, एक नाम जो है उसमें एक ही वैल्यू सेव हो सकती है। अगर आपको एक से ज़्यादा करनी है, लेट्स सपोज आपने मार्क्स को टेस्ट लिया
5 टेस्ट लिए, एक में एक बंदे के 90 आए, यू वांट टू से मोर देन 1 मार्क्स, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट है, 90 देन 80 आए, फिर 30 आए, फिर 10 आए, फिर इसके 60 आए, तो इसके लिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर कॉमा सेपरेटेड लिस्ट देते हैं। इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं कि ये वेरिएबल बेसिकली अरे है। अरे इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल दैट कंटेन्स द कलेक्शन ऑफ डेटा। लेकिन ये कलेक्शन किस तरह की है, इसकी नेचर क्या है, ये ऑर्डर्ड है। इंडेक्स या पोजीशन आम अल्फाज में इसको कह लें, उसके थ्रू एक्सेस होना है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे देखें ना, तो जो सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से हैं उनके लिए बड़ा अजीब है यार, स्ट्रिंग भी वैसे ही डिक्लेयर हो रही है, नंबर भी वैसे ही, बूलियन भी, और इवन अरे भी। लेफ्ट हैंड साइड पे कोई आपने हिंट वगैरह इस तरह यूज़ नहीं किया। राइट साइड पे लास्ट पे सेमीकोलन ऑप्शनल है, सी में तो ज़रूरी है, यहाँ पे ऑप्शनल है। तो स्क्वायर ब्रैकेट, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, इफ़ यू वांट टू हैव सेव मोर देन 1 वैल्यूज़, एक ही कॉन्सेप्ट है, मार्क्स हैं, एक ही बंदे के मार्क्स हैं, उसको एक वेरिएबल में सेव करना चाहते हैं, अरे है, इसको प्रिंट करना भी बहुत आसान है, मार्क्स लिखें एंड द जॉब इज़ डन। मार्क्स लिखें और आपके पास ये मार्क्स की अरे आ जाएगी, आपको कोई लूप वगैरह लगा के नहीं प्रिंट करना पड़ेगा। अगर आपको पहली वैल्यू इस अरे में प्रिंट करनी है, स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिखें, यानी उसकी पोजीशन बताएं, पोजीशन की बजाय टेक्निकली इसको बोलते हैं इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट ये मैं लिखता जा रहा हूँ ताकि जो न्यू है वो अपनी उनकी वोकैबुलरी भी बने। अगर आप किसी इस कलेक्शन में से किसी एक वैल्यू को रेफ़र करना चाहते हैं तो उसकी पोजीशन स्क्वायर ब्रैकेट में बताएं, वो नंबर पहले की पोजीशन, पोजीशन का वर्ड जर्नल इंग्लिश का है, टेक्निकली इसको इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स पोजीशन ही है लेकिन 0 से स्टार्ट हो, यानी 0 कहूँगा तो सिर्फ एक वैल्यू लिखी जाएगी 90, यहाँ पे 1 कहूँगा तो दूसरी वैल्यू लिखी जाएगी दैट इज़ 80 एंड सो ऑन। तो आप जस्ट अरे का नाम लिखें, सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट करना है तो आपको उसकी पोजीशन पता होना चाहिए। 60 को प्रिंट करना है तो 0 1 2 3 4, यानी जिसको प्रिंट करना है उसका इंडेक्स पता होना चाहिए। इसीलिए इसको ऑर्डर्ड कलेक्शन कहते हैं कि इसमें हर वैल्यू एक्सेस होगी, रिट्रीव होगी, पढ़ी जाएगी अगर उसका ऑर्डर पता है। और ऑर्डर क्या है, तरतीब उसकी, यानी उसका इंडेक्स स्टार्टिंग विद 0 एंड दैट्स ऑल। वेल, ये आपके पास आ गया जी 60 यहाँ से। अरे के बाद और क्या हमने पढ़ा था, ये अरे पे मैंने कहा था बड़े डिटेल से लेक्चर होंगे, अरे में डिटेल से लेक्चर होंगे। लाइक अरे में आपने देखना है डेटा किस तरह से, मैप, फिल्टर, रिड्यूस कैसे लगते हैं, सॉर्ट कैसे करते हैं, सर्च कैसे करते हैं, स्प्लाइस कैसे करते हैं। अक्सर मैं ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है अरे मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट, अक्सर मैं जो है वो ये W3 स्कूल्स का नहीं, MDN जो ऑफिशियल वेबसाइट है जावास्क्रिप्ट की, इस पे आ जाएं तो ये अरे पे मेथड्स हैं, ऐड, कॉन्कैट, एंट्रीज, एवरी, फिल, फिल्टर, फाइंड, फ्लैट मैप, इंक्लूड एंड सो ऑन, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, स्प्लाइस, स्लाइस। सो ये सारे मेथड हम पढ़ेंगे, ये एक से लेक्चर कंप्लीट इस पे होगा। सो जस्ट अभी मैं जो है वो हाउ टू एक्चुअली, हाउ अरे लुक लाइक, डिक्लेयर कैसे करनी है, एक्सेस कैसे करनी, बहुत फंडामेंटल लेवल पे अभी जो है मैंने इसका इंट्रोडक्शन किया है। ये जो है वो इमरान साहब कोई कॉन्सेप्ट समझें, ये डिस्कशन हम बाद में करते हैं, ये फ़िलोसफिकल डिस्कशन का तो फिर उसके लिए ओरिएंटेशन रखी होती है। असल में आज हमारा जो लेक्चर है ना वो कोडिंग का है, उसमें मन स्टैक क्यों, ये क्यों नहीं, फ़लाँ क्यों है, ये क्या है, ये भी हम डिस्कशन है, लेकिन आज का एजेंडा नहीं है वो। फिर मार्केटिंग की बातें होती हैं, आपने यू आर ट्राइंग टू कन्विंस पीपल कम टू मन स्टैक एंड देन यू नो जो है वो लोगों को कन्विंस करना है, तो उस वक्त आपने आर्गूमेंट रेज़ करने। आज मेरा एजेंडा ये नहीं है, ऑब्वियसली मैक्सिमम एजेंडा वही होता है। अब हम एक प्रॉपर रूटीन से चलेंगे और इसको हम जो है वो इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। मैं फ़ोन ज़रा बंद कर देता हूँ जी, आप लोग डिस्टर्ब ना और मैं भी डिस्टर्ब ना, डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा देते हैं। वेल ये बच्चों वाली बातें जो है वो अभी विजन इतना अभी आप करेंगे तो ये देख लेंगे, बहुत इस पे डिस्कशन है जो आप देखेंगे। अच्छा जी, मार्क्स आ गए आपके पास और आपने, अच्छा
कलेक्शन को हम बात कर रहे थे रेफरेंस टाइप क्यों कहते हैं. द मेन पॉइंट इज व्हाई वी कॉल इट अ रेफरेंस टाइप. देखें अगेन, जब आप अरे डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में अरे किस तरह से होगी. अगर आप पेंट में आएँ और आप देखें मेमोरी में आपके पास एक ब्लॉक रिज़र्व होगा जिसमें ये 5 वैल्यूज़ होंगी. इस पर्टिकुलर ब्लॉक में आप देख लें जो है वो यू हैव दीज 5 वैल्यूज़, और इसके अंदर आपने मे बी पहली वैल्यू 90 LF से, दूसरी 80 एंड सो ऑन. सो हर वैल्यू जो है अपने इंडेक्स से, इन वैल्यूज़ को जो वेरिएबल था उसमें डिफरेंट स्टोरी थी, वो देख लें ज़रा कैसे. हर वैल्यू अपने इंडेक्स से, पहली 1 है, 2 है, देन यू हैव 3, देन 4, हर वैल्यू इंडेक्स से पहचानी जा रही. वेरिएबल में ऐसे नहीं था. वेरिएबल में और इसमें फ़र्क जाने आगे कुछ एडवांस टॉपिक्स में हम देखें. जब मैं कहता हूँ लेट x इज इक्वल टू 10, इसमें कोई इंडेक्स या पोजीशन नहीं है ये एक, और ये x डायरेक्टली उस सेल का लेबल है या यूँ कह लें उस सेल का नाम है. लेकिन यहाँ पे जब मैं अरे डिक्लेयर कर रहा हूँ तो ये मार्क्स इनमें से किसी का नाम नहीं है. यानी मार्क्स 90 का नाम नहीं है, मार्क्स 80 का नाम नहीं है, 30 का नहीं है, 10 का नहीं है. मार्क्स क्या है? बेसिकली एक फैक्ट है जो शुरू में हज़म करना बिगनर के लिए मुश्किल होता है कि डेटा अलग है और टोटली इंडिपेंडेंट है, और ये जो वेरिएबल है ये टोटली इंडिपेंडेंट है. फिर ये आपस में लिंक कैसे हैं? तो जहाँ हर वैल्यू जो आप मेमोरी में सेव करते हैं उसको एड्रेस असाइन होता है. जिस तरह हाउस नंबर है, एक सोसाइटी में कहीं पे पहुँचना है तो आप हाउस नंबर जो है वो उसको सम सॉर्ट ऑफ एड्रेस देते हैं कि लेट्स सपोज ये 1000 मेमोरी लोकेशन पे है, ये 1004 पे एंड सो ऑन. सो जो एड्रेस है या मेमोरी रेफरेंस है, इसके थ्रू आप किसी भी लोकेशन को रीड कर सकते हैं. ये जो मार्क्स है ये वेरिएबल, ये बेसिकली अपनी इंडिपेंडेंट मेमोरी रखेगा जिस वेरिएबल का नाम होगा मार्क्स. यानी मार्क्स उन चारों में, पांचों में से किसी का भी नाम नहीं है. मार्क्स इनमें से किसी का नाम नहीं, मार्क्स सेपरेट है. और मार्क्स की वैल्यू क्या है? इसका मेमोरी रेफरेंस यानी 1000. इसको सिंबॉलिकली या ग्राफिकली हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, यानी इस तरह से डेटा सेव करना जिसमें आप जो है वो इस तरह से डेटा सेव करना. इमरान साहब गपशप के मूड में बाद में करते हैं बेटा, बाद में करते हैं. मार्क्स जो है वो आपके पास यहाँ पे जो डेटा है ये मार्क्स रेफर कर रहा है इसको, यानी ये जो डेटा पड़ा है इसका मेमोरी रेफरेंस है. अच्छा, मेमोरी रेफरेंस हर एक का मेमोरी अलग है. ये सिर्फ जो बेस है या फर्स्ट वैल्यू उसका रेफरेंस रखेगा. यहाँ पे अब इंडेक्स का रोल आता है. जब आप लिखते हैं मार्क्स इंडेक्स 2 तो मार्क्स के पास सिर्फ स्टार्टिंग का मेमोरी रेफरेंस है. 2 का मतलब है उसमें वो 2 स्टेप आगे जाता है, यानी 2 लोकेशंस ऐड करता है. यहाँ कुछ मैथमेटिकल फार्मूला है, जिन्होंने सी पढ़ी है, पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो इसको ज़रा बेहतर समझते हैं. लेकिन जर्नल यानी आपने अगर स्टार्टिंग रख दिया, यूँ समझने कि ये 5 घर हैं, सारी नेबर हैं, तो आपने पहले का नंबर याद रख लिया, उसका एक्चुअल एड्रेस याद रख लिया, बाकी आप उसके रेफरेंस से बता रहे हैं कि यार पहला जो ये जो पहला घर है ना जिसका ये नंबर है, उससे तीसरा आगे घर उस बंदे का है, उससे चौथा आगे उस बंदे का है. यानी आप इसको फर्स्ट के हमेशा रेफरेंस से किसी भी वैल्यू तक पहुंचते हैं और ये इंडेक्स इसमें आता है. दैट्स वाई वी कॉल इट अ रेफरेंस टाइप. और रेफरेंस जो है वो किस तरह से बनता है? जस्ट अ वेरिएबल जो आप डिक्लेयर करते हैं, ये ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट अरे अगर बनेगी तो उसका रेफरेंस उसमें रखेगा. अगर प्रिमिटिव टाइप का कोई वेरिएबल बनेगा तो उसका रेफरेंस नहीं होगा, और डायरेक्ट डेटा उसको जो है वो पॉइंट कर रहा होगा. यानी उसी यूँ समझे एक बॉक्स है जिस पे आपने डायरेक्ट ऊपर लेबल लगा दिया, यहाँ आपने ये सेपरेट रखा और अलहदा से नोट कर लिया वेयर यू हैव प्लेस्ड इन मेमोरी. तो इसका फ़ायदा क्या है?
अगर आपने किसी जो है फंक्शन को डेटा पास करना है, अभी फंक्शंस हम पढ़ेंगे, पूरी अरे पास करनी है, आप सिर्फ ये एक नंबर पास कर दें तो इसके थ्रू उसको हर एक की एक्सेस हो जाएगी। कहीं भी आपने मैनिपुलेट करना है, यूज़ करना है पूरी अरे को, जिसमें 5 नहीं मे भी 5 बिलियन वैल्यूज़ हैं, 5 बिलियन वैल्यूज़ हैं, तो वो जो डेटा है वो सिर्फ इस एक नंबर के पास करने से ही बिलियन की एक्सेस उसको मिल जाएगी। सो इट्स वेरी एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर। ये अवैस साहब ने कहा है कि ये जो बार बार मेमोरी हम कह रहे हैं, ये मेमोरी से मुराद क्या है? मेमोरी से मुराद रैम है, यानी आपकी प्राइमरी मेमोरी। रैम जो है आप यूँ कह लें कि कंप्यूटर सिस्टम को अगर हम देखें ना, कंप्यूटर सिस्टम क्या है, तो प्रोग्रामर के लिहाज से अगर आप देखें इन द आइज़ ऑफ अ डेवलपर, तो आपके पास दो ही डिवाइसेस हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। यानी आपकी जो मेन मेमोरी है, रैम है, इसमें आपका कोड और इंस्ट्रक्शंस पड़ी हैं, इसको हम मेमोरी बोलते हैं, या मेन मेमोरी, प्राइमरी या रैम। और ये आपके पास सीपीयू है। सीपीयू जो है उसके पास उतनी मेमोरी नहीं है। ये यहाँ से इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, यहाँ पे लाएगा, इसको प्रोसेस करेगा, इसकी आउटपुट आएगी और वो वापस मेमोरी में सेव कर देगा। फिर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लाएगा, उसको प्रोसेस करेगा, सेव करेगा। तो फ्रॉम अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू only two things are important: your memory, that is RAM, मेन मेमोरी, और आपका CPU। ये दो चीज़ें हैं जो हमेशा आपस में कोऑर्डिनेशन में चलती हैं और दोनों से ही पूरा आपकी एग्जीक्यूशन का फ्लो बनता है। अगर आपके पास रैम में रिसोर्सेज कम होंगे, आप बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर लोड नहीं कर पाते। आल्दो CPU जितना मर्जी अच्छा लगा लें, मेमोरी में जब लोड ही नहीं होगा। CPU किसी डिवाइस से डायरेक्टली डेटा नहीं रीड करता, डेटाबेस में पड़ा है। अगर आपके पास पीछे डेटाबेस भी है, पहले डेटा मेमोरी में आएगा, फिर आगे प्रोसेस होगा। आप कीबोर्ड से इनपुट कर रहे हैं, पहले डेटा मेमोरी में जा रहा है, फिर हो रहा है। आप डाउनलोड अपलोड कर रहे हैं, आप हार्ड डिस्क पे आपने सेव है, कहीं भी डेटा है। सो मेमोरी इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर सीपीयू, और मेमोरी जो है मेन सोर्स है सीपीयू का आपस में कम्युनिकेशन का। ऑल अदर डिवाइसेस कम्युनिकेट टू सीपीयू वाया मेमोरी। सो डैट्स वाई मेमोरी में कैसे डेटा रखवाएं? जब आप लेट लिखकर कोई वेरिएबल, कोई ऐसा डेटा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये है कि आप जो है मेमोरी में जो है वो आप कुछ एरिया रिज़र्व कर रहे हैं जिसमें आप डेटा रखवा रहे हैं, और उसको जब आप रेफ़र करते हैं तो ये जो इंस्ट्रक्शन चलेगी, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, वो सीपीयू को कैसे पता चलेगा? ये जो नाम है बेसिकली वो यहाँ से मेमोरी में इस नाम से लोकेशन देखेगा और वहाँ से रीड कर लेगा, एंड दैट्स ऑल। सो ये इसके पीछे जो है वो। जी, यू आर वेलकम जी। जी, कलेक्शन इसलिए कहते हैं कि एक वेरिएबल आम तौर पर दो चीज़ों में, मैं इसको कलेक्शन टाइप बोलता हूँ, ज़्यादा टेक्निकल रेफरेंस टाइप, बिकॉज ये जो प्रिमिटिव वेरिएबल हो है ये बेसिक है, यानी एक वेरिएबल एक ही वैल्यू सेव कर सकता है। इफ़ यू वांट टू सेव मोर देन वन वैल्यूज़ अंडर अ सिंगल नेम, तो उस पर्टिकुलर को फिर अरे की फॉर्म में या ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हम बोलते हैं कलेक्शन। लेकिन इसके अंदर जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं वो ये प्रिमिटिव्स ही हैं, ये प्रिमिटिव्स ही हैं। लाइक जो अरे कलेक्शन तो है, लेकिन किस चीज़ की कलेक्शन? नंबर्स की हो सकती है, स्ट्रिंग्स की हो सकती है, बूलियंस की हो सकती है, इवन मिक्स कलेक्शन भी सपोर्टेड है। अरे के अंदर और अरेज भी हो सकती हैं, 2D अरे, 3D अरे, एंड सो ऑन। अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, उनकी नेस्टिंग किसी भी तरह से हो सकती है। तो कलेक्शन मीन्स यू आर टेकिंग अ वेरिएबल जहाँ आप एक वैल्यू नहीं सेव कर रहे, एक से ज़्यादा सेव कर रहे हैं। और एक से ज़्यादा सेव करने का तरीका क्या है, सिंटेक्स क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, कॉमा सेपरेटली लिखें, ऑब्जेक्ट है तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे। तो इस लिहाज से जो है वो हम इसको कलेक्शंस बोलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो एक अरे के हवाले से, जिस तरह मैंने बताया, अगर आप लोगों ने मज़ीद पढ़ना है तो ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लिंक पे सारे मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। पुश पॉप क्या करता है, रिड्यूस क्या करता है, शिफ्ट अनशिफ्ट, सॉर्ट, सर्चिंग, सॉर्टिंग, एवरीथिंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर है। मैं इसका लिंक भी यहाँ पे रख देता हूँ, आपसे फाइल शेयर होगी। लेकिन ये बहरहाल इसको जो है वो आप देखना चाहें बिफोर हैंड देख सकते हैं, लेकिन इसके डिटेल से एक या इवन 2 लेक्चर्स होंगे। एक अरे का जो मेथड है वो मैं इंशाल्लाह बड़ी डिटेल से डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसके बगैर आगे काम नहीं चलता। देन देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ कलेक्शन जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट में क्या होता है, आपके पास अगेन ऑब्जेक्ट भी एक रेफरेंस टाइप है, यानी जब आप एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो आप वेरिएबल में सेव क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से इसको याद रखें। जब मैं अरे डिक्लेयर करता हूँ तो वेरिएबल में, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए अरे डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल में सेव क्या करते हैं, 90 सेव हुआ है, 80 सेव हुआ है, आप कहेंगे ये अरे जहाँ भी इसको मेमोरी में एलोकेट हुई है, जहाँ भी मेमोरी, उसका मेमोरी रेफरेंस इसमें पड़ा है। रेफरेंस टाइप से ये आपको फ़ायदा होगा, यानी वेयर एवर द डेटा इज़, उसका मेमोरी रेफरेंस यहाँ से है, तो उस रेफरेंस के थ्रू आप इस किसी भी एक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। पूरी अरे किसी को पास करना, जस्ट ये नंबर एक रेफरेंस पास कर देना ही है, तो इसी मुनासिबत से इसको रेफरेंस टाइप्स बोलते हैं। अच्छा, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, इसमें अब आप इस तरह करें ना कि ओके जी, अब आ जाए जी यहाँ पे रेफरेंस टाइप्स में अनदर रेफरेंस टाइप जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट किस तरह से है, मैंने लास्ट टाइम इसकी एक एग्जांपल दी थी, इट्स मोर लाइक अ रिकॉर्ड इन डीबी। रिकॉर्ड क्या होता है कि अगर आपने कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं तो आपने कोई प्रोडक्ट सेव करनी है, और प्रोडक्ट के बारे में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज सेव करते हैं, यानी जो अरे है ये कलेक्शन, इस तरह कह लें कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ था, या मोर स्पेसिफिकली ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ था। जबकि जो ऑब्जेक्ट है ये अनऑर्डर्ड है। ये क्यों अनऑर्डर्ड है, किस तरह से है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ ओनली नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ नहीं है, बल्कि की वैल्यू पेयर्स है, की वैल्यू पेयर्स। ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, ऑब्वियसली अनऑर्डर्ड है। अब इस ये की वैल्यू का क्या मतलब है, अनऑर्डर्ड का क्या मतलब, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, और ऑब्जेक्ट है क्या और उसको डिक्लेयर कैसे करना। जब आपको किसी भी एंटिटी के बारे में कंप्लीट रिकॉर्ड सेव करना है तो करली ब्रेसिस में आ जाए, जिस तरह ई कॉमर्स की प्रोजेक्ट है, इसका आईडी क्या है, लेट्स सपोज उसका आईडी या बार कोड 1 है, उसका टाइटल या प्रोडक्ट का नाम क्या है, मोबाइल फ़ोन है जी जो आप सेल कर रहे हैं अपने स्टोर पे, उसकी प्राइस क्या है जी 50,000 है, उसका स्टॉक जो है वो या वेरिएबल इज़ अवेलेबल, ठीक है जी, फॉल्स ट्रू, यानी आप जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट आपने बनाया जिसमें एक प्रोडक्ट का कंप्लीट रिकॉर्ड रख रहे हैं, और हर वैल्यू जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। की यानी की का मतलब पहले नेम, उस वैल्यू वो है क्या, 1 क्या है, 1 आईडी है, यानी की डिस्क्राइब करती है उस डेटे को। मोबाइल फ़ोन क्या है, ये उसका टाइटल है। 50,000 क्या है, उसका आईडी है या प्राइस है, प्राइस है। तो की वैल्यू पेयर, हर एक वैल्यू, सिर्फ यहाँ पे हमने 90 क्या है, 80 क्या है, ये पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू किस चीज़ की, वो ओवरऑल मार्क्स हैं तो सारे मार्क्स ही होंगे, वो नंबर कोई और नहीं हो सकते। आम तौर पर मज़ीद आप इसको कर लें तो सिमिलर वैल्यूज़, लेकिन क्योंकि इसमें मिक्स टाइप भी सपोर्टेड है इसलिए मैं सिमिलर नहीं लिख रहा। इट्स नॉट गुड प्रैक्टिस टू मिक्स वैल्यूज़ इन अरे, बट स्टिल द लैंग्वेज सपोर्ट्स इट। सो यहाँ पे हमारे पास वार पे भी आते हैं, वो हमने अलहदा लेक्चर है, वार और लेट में क्या फ़र्क है। फ़िलहाल यूँ समझ लें आसान अल्फाज में कि हम वार की जगह लेट यूज़ करें, यही मॉडर्न स्टैंडर्ड है। वार में क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, स्कोप का उसमें इतना बेहतर जो है रूल एंड फोर्स नहीं है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, प्रोडक्ट की वैल्यू पेयर्स, तो की वैल्यू यानी हर एक वैल्यू 2 चीज़ों पे मुश्तमिल होगी। अब इसको डिक्लेयर अगेन उसी तरह सिर्फ लेट लिख के नाम लिखना है। आगे वैल्यू के फॉर्मेट में फ़र्क है, वैल्यू का फॉर्मेट स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा है या कॉमा तो है, लेकिन की वैल्यू पेयर के साथ। अच्छा, अब इसको प्रिंट करेंगे, लास्ट पे सेमीकोलन दे सकते हैं। तो console.log में अगेन प्रोडक्ट का जस्ट नाम लिखें, इन अदर वर्ड्स उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखें, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा
ये पूरी डिटेल, इस ऑब्जेक्ट की डिटेल यहाँ पे प्रिंट हो जाए। किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करना है तो यहाँ पे इंडेक्स यूज़ होता था, ऑर्डर है इंडेक्स, इसीलिए अनऑर्डर्ड कहते हैं कि इसमें आपने किसी को भी एक्सेस करना है उसका डायरेक्ट नेम लिखें, पोजीशन अहम नहीं है, आपने लिखना है लाइक टाइटल लिखना है, सिर्फ डॉट लिखें, ये लिस्ट आगे देखें टाइटल। अब ये टाइटल किस पोजीशन पे लिखा हुआ है इस प्रोडक्ट में, पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, ऑर्डर कोई मानी नहीं रखता। दैट्स वाई वी कॉल इट अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, और हर एक वैल्यू की वैल्यू पेयर है। इसकी वैल्यू पेयर को बेसिकली प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं, यानी ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज वेयर प्रॉपर्टी इज अ की वैल्यू पेयर। तो किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, उसकी की लिखें, उसकी वैल्यू जो है आगे प्रिंट हो जाएगी। आपने टाइटल लिखा, सो जस्ट जो है आपके पास ये उस यानी आपने टाइटल लिखा तो इस प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट में जिस की को रेफ़र करेंगे उसकी आगे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। पोजीशन अहम नहीं है, ये चाहे पहली पोजीशन पे हो, दूसरी पे हो, कहीं भी मैंने नीचे कर दिया है तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप पोजीशन नहीं, वो डायरेक्ट सर्च करेगा कि ये की कौन सी है और उसको प्रिंट करेगा, टाइटल इसमें नहीं। दैट्स वाई इट्स अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। और यहाँ पे हमारे पास अरे जो है ऑर्डर्ड कलेक्शन है। तो यहाँ से हमारे पास डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आ रही। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रियलिस्टिक डेटा किस तरह से होता है, जो रियल डेटा है वो किस तरह से। देखें, रियल डेटा जो है वो ज़्यादातर, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो रहा है, नेस्टेड फॉर्म में होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम रियल डेटा इज़ ऑफ नेस्टेड फॉर्म। नेस्टेड का मतलब क्या है, लाइक अभी तक जो हमने देखा है, प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है तो उसमें सारी फील्ड्स, अच्छा ये जो इंडिविजुअल आपके पास वैल्यूज़ हैं, ये दोनों, ये पेयर जो है, इसको प्रॉपर्टी या फील्ड भी बोलते हैं। आप जब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हैं, डिफरेंट ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं, ट्यूटोरियल्स पढ़ रहे हैं, तो बहुत सी टर्मिनोलॉजी आपको सुनने को मिलती है, आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसको की कॉलन वैल्यू पेयर कह लूँ, मैं इसको प्रॉपर्टी कह लूँ, मैं इसको फील्ड कह लूँ, तो मोस्टली फील्ड का वर्ड भी आपको सुनने में नज़र आएगा कि इस ऑब्जेक्ट में 4 फील्ड्स हैं। कौन कौन सी? आमतौर पर कीज़ का नाम ही बोलते हैं, आईडी, प्राइस, टाइटल और इज़ अवेलेबल, यानी ये 4 फील्ड्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वैल्यू ऑब्वियसली आगे लिखी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे रियल डेटा जो है वो क्या है, नेस्टेड फॉर्म में होता है। नेस्टेड का मतलब क्या है कि ये मोबाइल, इसके अंदर जो हर एक वैल्यू है वो नंबर, स्ट्रिंग या बूलियन यानी प्रिमिटिव विधि है। ऑब्जेक्ट के अंदर अरे भी हो सकती है, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। नेस्टेड का मतलब है एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कोई और उसी तरह का डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना। जब तक आप ये प्रिमिटिव यूज़ कर रहे हैं वो डायरेक्ट फील्ड्स हैं, दीज आर बेसिक फील्ड्स। अब कलर्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि कलर्स जो है, ये प्रोडक्ट 3 कलर्स में अवेलेबल है। लेट्स सपोज रेड कलर में, कलर का नाम ऑब्वियसली स्ट्रिंग में होगा, वाइट में है और ब्लैक में है। सो कलर्स क्या है, ये प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी है या फील्ड है, की है, जिसकी वैल्यू एक अरे है। अब उसकी वैल्यू बेसिक प्रिमिटिव नहीं है, नंबर या स्ट्रिंग या बूलियन, बल्कि इस पर्टिकुलर की वैल्यू एक स्ट्रिंग है। आप बहुत सी साइट्स देखते हैं, ई कॉमर्स, गारमेंट्स का स्टोर बना रहे हैं, वहाँ पे कलर्स होते हैं कि ये जो पर्टिकुलर शर्ट है किन किन कलर्स में है, ड्रेस किन किन कलर्स में। अगर वो मोबाइल फ़ोन है तो कलर्स की ऑप्शन आ गई। और क्या हो सकती हैं, अच्छा आपके पास में भी उसमें मेमोरी, कितनी मेमोरी है जी, मैं कहूँगा जी इसमें 4 GB मेमोरी है, 4 GB मेमोरी। या ऐसे भी कुछ आपको क्लाइंट डेटा दे सकता है जिसमें कहे यार इस तरह है कि जो 4 GB में भी है ये मोबाइल, और ये मोबाइल जो है ना भाई ये 8 GB 6 GB में भी है,
4 GB वाला जो है वो तो इसी तरह 50,000 का बच्चे है, लेकिन जो 6 GB वाला है ना उसमें 5,000 एक्स्ट्रा, यानी वो 55,000। अब जब आप ये रिक्वायरमेंट लेंगे तो उसको कैसे मॉडल करेंगे? इमरान साहब, आप मुसलसल पढ़ा जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसकी बजाय थोड़ा सा डिस्कशन ओरिएंटेड चल रहे हो। मैंने कहा एंड में कर लेते हैं। अभी हमारा मकसद डिस्कशन है ही नहीं। मन क्या है, 4 माह क्या है, 4 क्या, अभी हमारा मकसद है ये सीखना ऑब्जेक्ट क्या है, अरे क्या है, डेटा टाइप्स क्या हैं, रियल डेटा कैसे मॉडल करना है। ये कहानियाँ बाद में हम आपस में करते हैं, वो मैंने नंबर भी शेयर किया है। तो टॉपिक से ड्रैग ना मुझे करें, अभी वो फ्लो ही सारा टूट जाता है। ऐसे थोड़ी आप पढ़ा सकते हैं। कभी आप इतनी टेक्निकल डिटेल का एक मैं पूरा बैकग्राउंड बना रहा होता हूँ, तो उसमें ही प्लीज़ मुझे चलने दें। 4 GB है, और उसकी ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सारी यूट्यूब पे मेरे और भी बड़ी इस तरह की रिकॉर्डिंग भी पड़ी है। ये क्यों है, 4 माह में ही क्यों होगा, इतने टॉपिक कैसे करवा पाएंगे, फ़लाँ है, ये है, वो सारा कुछ जो है वो है। दिस इज़ अ क्लास वेयर यू विल सी हाउ एक्चुअली वी लर्न जावास्क्रिप्ट। ओके, अब क्लाइंट कहता है यार ये 4 GB है 50,000 में, और 6 GB है 55,000 में। अब आप सोचेंगे कि प्राइस तो मैंने एक ही रखनी है, या मैं कर दूं प्राइस 1 प्राइस 2, कैसे इसको मॉडल करूं? तो प्राइस जो है, दो प्राइसेस तो हैं ही नहीं जो प्राइस 1 प्राइस 2 करें। प्राइस असल में एक ही है, लेकिन वो डिपेंड करती है कॉन्फ़िगरेशन पर कि कौन सी मेमोरी का आप लेना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे फिर आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इंटरनली यू विल मेक एन ऑब्जेक्ट, और इसको आप डिफाइन करेंगे या अरे बनाएंगे। यू विल सी ओके व्हाट शुड आई मेक, अरे और ऑब्जेक्ट। तो लेट्स से मैं नहीं भी पता चल रहा, मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। मैंने लिखा कि साइज अगर है 4 GB, तो उसकी जो प्राइस है वो 50,000। मैंने यहाँ से प्राइस डिलीट कर दी। यूज़र जो साइज सेलेक्ट करेगा उसके मुताबिक मैं प्राइस बताऊँ। अब यही पेयर एक और भी है, तो मैंने इसको एक से ज़्यादा जहाँ वैल्यूज़ आ रही हैं, कलेक्शन आ रही है, अरे बना दी, और यहाँ पहला ऑब्जेक्ट दे दिया। फिर इसको मैंने इसी तरह कॉपी किया, और मैंने यहाँ पे लिखा अगर साइज़ आप 8 GB लेंगे तो प्राइस 55,000 है। सो पहले तो आपको ये डेटा स्ट्रक्चर खुद कस्टम यूज़र की रिक्वायरमेंट पढ़ के डिज़ाइन करना आना चाहिए। इस पे आपकी प्रैक्टिस होगी। एपीआई खुद डिज़ाइन करनी होती है डेवलपर ने ही, उसने क्लाइंट ने ये नहीं बनाना कि आप इस तरह करो, मेमोरी की एक अरे ले लो, उसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट ले लो और डायरेक्ट ना लो। यू हैव टू actually come up with a better structure of an API given requirements जो आपको आएंगी ना, उससे आपने ये करना। फॉर एग्जांपल अब इसका फ़ायदा क्या होगा? अगर आप यहाँ पे आते हैं, प्राइस हो, मोबाइल है तो ये फेमस वेबसाइट। अब यहाँ पे अगर आप आते हैं ना मोबाइल्स में, तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसे मिलती हैं जिसमें कि आपको यहाँ पे देखें कलर्स डिफरेंट है, प्राइस इसकी ये है, लेकिन स्टोरेज की एक ऑप्शन है 256 GB 8 GB, बाज़ में दो होंगी, कलर चेंज हो रहा है, पिक्चर कलर वाइज है लेकिन प्राइस कलर वाइज नहीं है, यानी कलर जो मर्ज़ी ले लें प्राइस वही है। बाज़ ऐसे भी हैं प्राइस थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है कलर्स में, या स्टोरेज में फ़र्क आ सकता है। तो आपने ये जो जनरल पर्पस लॉजिक डिफ़ाइन करनी है, वो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। इस पे आपकी प्रैक्टिस होगी। इसी तरह से अगर मैं अगर कोई फ़ास्ट फूड की एग्जांपल लेता हूँ, देखें चाहे कपड़ों की ले लें, KFC की साइट की ले लें, सो यू विल सी कि अगर आप कोई भी ऑर्डर करते हैं, ठीक है जी, सो लेट्स से मैं इसे ही ऑर्डर कर लेता हूँ, तो वो कहेगा बताएं जी आपने ड्रिंक की मल्टीपल ऑप्शन है और उनमें से एक लेनी है आपने,
तो यहाँ से अरे को प्रिंट करेंगे और आप देख, तो ये साइट पूरी हमने बनाई भी है, ये हमारे स्टूडेंट्स ने बनाई जी, बेरी फूड के नाम से इसका क्लोन बनाया। आप ये लिंक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप देखिएगा, ये आप लोगों से भी बनवाएंगे, मेरे वैसे इस दफ़ा यही नीयत है। कंप्लीट प्रोफेशनल हमने इस साइट का क्लोन बनाया था लर्निंग पर्पस के लिए, इसी की इमेजेस वगैरह लिए थे सारे। बहरहाल एड ऑन्स क्या हैं, एड ऑन एक है, एक से ज़्यादा है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी जिसमें फिक्स स्ट्रक्चर भी हो सकता है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में स्ट्रक्चर अंदर डिफरेंट भी हो सकता है। अच्छा, अब ये आपने एक मोबाइल फ़ोन, ये कौन सा है, मैं कहता हूँ जी ये मोबाइल फ़ोन सैमसंग A10 है फॉर एग्जांपल, सम डमी नंबर। अब ये एक प्रोडक्ट ही तो नहीं है ना, मैं इसको कह रहा हूँ जो ये कलर्स में है एंड सो ऑन, इसका सेमी कॉलन में हटाता हूँ, मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं इसको कर लेता हूँ कट, और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स प्लूरल करके एक अरे बना लेता हूँ कि ये पहली प्रोडक्ट है भाई मेरे पास टोटल डेटाबेस में, जो सैमसंग 10 है, इन 3 कलर्स में है, और प्राइस कलर वाइज नहीं बल्कि कैपेसिटी वाइज वेरी करती है। अगर 4 GB का है वो तीनों कलर्स में अवेलेबल। फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है कि 4 GB में ये 2 कलर हैं, 8 GB में तीनों हैं, मतलब इसको भी कैसे लिंक करना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आ जाए, मैं इसको फिर कॉपी करता हूँ, ये दूसरा मोबाइल है जी, इट्स अनदर मोबाइल सैमसंग A11। सो ये सिर्फ जो है वो ब्लैक कलर में अवेलेबल। अब एक कलर है तो आप सोच रहे होंगे एक कलर तो स्ट्रिंग में होना चाहिए, वाई अरे। अब यहाँ से बड़ा अहम पॉइंट है, ये आपने समझना, वाई अरे, अरे क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज आपकी जो डेटा है ना उसका स्ट्रक्चर में सिमेट्री होगी तो आपकी डेटाबेस भी बनेगी, रेस्टफुल एपीआई भी बनेगी, फिर सारा होगा। अगर आपने कलर्स की पॉसिबिलिटी दी है ज़्यादा होने की और उसमें एक ही कलर है, फिर भी आप उसको अरे में ही लेंगे, ताकि जहां आपने लूप्स वगैरह यूज़ की हुई हैं, जिस तरह प्रोसेस किया हुआ है, वो सिंगल के लिए भी वैलिड रहे, मल्टीपल के लिए भी वैलिड रहे। सो यू विल नॉट टेक इट एज अ स्ट्रिंग। ये पॉइंट समझ आया, बताएं ज़रा। यानी आपने जो डेटा डिज़ाइन करना है उसके स्ट्रक्चर में सिमेट्री रखनी, ठीक है जी, जाग रहे हैं भाई। देखें, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, किसी और को, किसी को नहीं समझ आया या बाकियों को कुछ के दिमाग में बात गई भी है, क्यों भाई? ठीक है जी, कुछ ने, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। देखें, जब आपने ये देखा कि कलर्स की टाइप, आगे कुछ चीज़ें शायद जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये है कि अरे लूप में प्रोसेस होती है, अभी कुछ चीज़ें उनके लिए शायद कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल भी हो, लेकिन एक जनरल रूल याद रखें, आपने कलर्स को डिसाइड किया अरे में, क्यों डिसाइड किया कि एक से ज़्यादा कलर्स के ऑप्शन है, एक वेरिएबल नहीं हो सकता, अरे ही होगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि बाद में एक कलर है, बाद में 2 है, बाद में 3 है, बाद में जहाँ एक है, तो आप ये सोच सकते हैं कि यार एक अगर है तो उसको अरे में लेने की क्या ज़रूरत है, उसको अरे में लेने की क्या ज़रूरत है। तो आपने जो लॉजिक लिखनी है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग नहीं लिखनी, बल्कि तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए एक जर्नलाइज्ड लॉजिक लिखनी है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी तमाम जो फील्ड्स हैं उनकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर या टाइप उनकी एक हो। तो इसलिए एक भी अगर है तो उसको स्ट्रिंग में नहीं लेना, उसको फिर क्योंकि आपने परविजन दी हुई है मल्टीपल की, तो उसको अरे में ही लेना है जी। ओके, डन। अभी जब हम प्रैक्टिकल ना इस तरह की वेबसाइट बनाएंगे ना, इसको ज़्यादा आपको मज़ा आएगा जब इस तरह से हम इसको इस नाइस यूआई में यहाँ से फेच करके दिखाएंगे। अभी कंसोल पे नहीं इतना मज़ा आता, बट ये बिल्कुल आपके, अगर आपने इस तरह का काम नहीं किया, आपकी इमेजिनेशन से भी बाहर हो जाएगा कि यार ये जो हम पढ़ रहे थे ये कितना खूबसूरत तरीके से यहाँ मैप हो रहा है, यहाँ जो है वो कैसे ये मैप हो रहा है, यू विल बी एबल टू मेक ऑल दीज वेरिएशंस। तो इस तरह से आप चलते जाएंगे और इसका पूरा एडमिन पैनल में आएंगे, और मैं अगर आपको इसको, अच्छा प्रिंट करना, ये भी एक अरे ही है, अगर मैं देखूं तो इसमें 2 वैल्यूज़ हैं, ये भी एक अरे ही है।
कोलैप्स कर सकते हैं। साइड पे ये VS कोड देता है कि आप इसको कोलैप्स करके ज़रा ओवरऑल एक ओवरव्यू ले लें। तो इस वक्त प्रोडक्ट्स जो है एक ऐसी एरे है जिसमें दो वैल्यूज़ हैं। हर वैल्यू खुद एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट फर्दर 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टीज़ पर कंसिस्ट करती है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी की वैल्यू सिंपल नंबर है, दूसरी स्ट्रिंग टाइप की है, बूलियन है, तीसरी जो है वो अरे है, और चौथी खुद वैल्यू एक फर्दर अरे है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट इन इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इस तरह से जो है वो मुश्किल ये होता है कि आपको इस तरह की रिक्वायरमेंट्स दी जाए ना, तो वो फिर आप सोच में पड़ जाते हैं कि इसको मैं मॉडल कैसे करूं। इसलिए डेटा स्ट्रक्चर्स जो है वो अब इसमें आपने देखा है जिस तरह KFC का ये आसान है, कुछ थोड़ा सा आप कहें जी एक ड्रिंक है तो मैंने यहाँ पे ले लिया, लेकिन अगर बाज़ में तो ऐसा भी है कि एक ही डील है लेकिन उसमें ड्रिंक्स दो उन्होंने दी हुई हैं, तो कहेगा पहली ड्रिंक बताओ, दूसरी ड्रिंक बताओ। अब इसको सेव कैसे करेंगे, इसको मॉडल कैसे करेंगे, तमाम ऑप्शंस आपके उस API में कैप्चर हो रही हों। ये खुद एक बहुत बड़ी और ज़बरदस्त लर्निंग है जिसमें आप रियल वेबसाइट्स का सारी बात जो AI की हो रही है ना, वो भी डेटा साइंस है। डेटा अगर सही तरह से स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ना वो मॉडल होगा, ना उस पर एनालिसिस हो सकेगा। ये याद रखना है, AI या डेटा एनालिटिक्स की फील्ड हवा में नहीं है। जो डेटा आपने कैप्चर करना है, जिस पूरे वेरिएशंस के साथ आपने कैप्चर करना है, तभी उस पर एनालिसिस सेंस बनाएगा। अदरवाइज़ AI का जितना मर्जी कोई एक्सपर्ट हो, डेटा एनालिटिक्स का जितना मर्जी एक्सपर्ट हो, वो कुछ नहीं कर सकता। इफ़ यू हैव नॉट नो डेटा और डेटा इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन अ प्रॉपर वे और इट्स नॉट मॉडल्ड इन अ प्रॉपर वे, तो उस पर कोई एनालिसिस जो है फ्रूटफुल नहीं होगा। तो ये फंडामेंटल है, की रोल है। डेवलपर जो फुल स्टैक है उसको वो हर टीम का पार्ट है, वो ऐसा नहीं है कि वो सेपरेट है कोई। अच्छा जी, इसी तरह से कुछ जो रियल डेटा की बात हो रही थी, तो रियल डेटा मैंने बताया नेस्टेड है। हम डेटा देखेंगे सर्वर से भी डाउनलोड करना, जिस तरह ये कुछ डमी APIs हैं, जेसन प्लेस होल्डर, और इसमें मैं लिखता हूँ यूज़र्स। अब मैंने एक URL लिखा, इस URL से मेरे पास ये डेटा आया। देखिए अब ये डेटा जो डेटाबेस से आया ना, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो आपके पास इसका इख्तियार नहीं है। ये डेटा आपको ऐसे ही मिल रहा है। आपने अगर मैप पे उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन प्रिंट करनी है तो देखें आप जियो तक पहुंचेंगे कैसे। आप इस अरे में पहले बंदे का मैप पे पिन लोकेशन शो करनी, ठीक है। तो बल्कि मैं इस सारे को यहाँ से करता हूँ Ctrl+A कॉपी और यहाँ ले आते हैं। थोड़ी सी फाइल बड़ी है, वेरिएबल मैं बना लेता हूँ लेट यूज़र्स, और ये मैंने रख दिया 313 लाइन्स। दिस ह्यूज फाइल, लेकिन 10 बंदे हैं बेसिकली। डेटा हर इंडिविजुअल के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा है, बट वी हैव जस्ट 10 पर्सन्स से 10 बंदों का डेटा है। इसको फॉर्मेट करके थोड़ा सा अलाइनमेंट बेहतर कर। ओके जी, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ, एक व्यू में आ जाए। सो ये हमारे पास पहले बंदे का डेटा है, ये दूसरे का, एंड सो ऑन। इसको एक्सपेंड करते हैं यहाँ से यहाँ तक। अरे में जो फर्स्ट यूज़र है, अगर उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन मैंने प्लॉट करनी है तो अरे के अंदर जो भी वैल्यू एक्सेस करनी इंडेक्स से करनी। पहले आप 0 इंडेक्स में आएंगे, इस इंडेक्स पे आईडी, नेम, यूज़र नेम, ईमेल, एड्रेस, जो डायरेक्ट फील्ड्स हैं वो आपको मिलेंगे। अब एड्रेस को रेफ़र करने के लिए ये क्योंकि ऑब्जेक्ट है, फिर डॉट एड्रेस करेंगे, ये एड्रेस ऑब्जेक्ट की एक्सेस होगी। उसके अंदर डॉट जियो करेंगे तो ये जियोग्राफिकल लोकेशन के ऑब्जेक्ट की एक्सेस होगी, और उस ऑब्जेक्ट में डॉट लैट करेंगे तो उसका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड आप प्रिंट कर सकेंगे। तो अगर हम यहाँ पे यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे हम इसको बाद में ले जाते हैं, ज़रा व्यू में रहे एक हेयर कंसोल डॉट लॉग। अगर मैंने ये वैल्यू प्रिंट करनी है, ये वैल्यू को मैं टारगेट कर रहा हूँ जी,
इस पर्टिकुलर वैल्यू को। तो क्या लिखूँगा, सबसे पहले टॉप से वेरिएबल के नाम है, वेरिएबल से शुरू करें। यूज़र्स, अब यूज़र्स की अरे है 0th इंडेक्स के, जिस बंदे की मैंने पिन लोकेशन लेनी है वो पहले वेब पे है। अब 0th लोकेशन पे क्या पड़ा है, एक ऑब्जेक्ट, तो डॉट लगाना पड़ेगा। डॉट में उसने जो फील्ड्स मुझे बताई जो डायरेक्ट है, यानी अंदर नेस्टेड नहीं है, तो मैं एड्रेस की फील्ड्स में चला गया, यहाँ से मैंने एड्रेस को लिया। अब एड्रेस इन इटसेल्फ ऑब्जेक्ट है, तो फिर इसके साथ डॉट लगाया, तो एड्रेस के अंदर स्ट्रीट, सूट, सिटी, जिप कोड, जियो, सो यू हैव एक्सेस टू जियो। और अगर लैटिट्यूड है तो अब जियो डॉट करेंगे तो लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। सो दैट्स हाउ यू विल एक्सेस एनी वैल्यू दैट इज डीपली नेस्टेड इन अ डेटा स्ट्रक्चर। डीपली जो नेस्टेड है, यहाँ पे आ जाए कंसोल डॉट लॉग में, और कंसोल डॉट लॉग, और ये इस तरह से लिखेगा राइट। अच्छा, ये ऑलरेडी कंसोल डॉट लिखा हुआ था, वो इसलिए डबल हो रहा है, इसको आप कहेंगे यूज़र्स में से जो पहला यूज़र है उसका जो एड्रेस ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो जियो का ऑब्जेक्ट है उसमें से लैटिट्यूड। तो फर्स्ट पे आ जाए, वैसे है क्या, फर्स्ट की वैल्यू क्या है हम देख भी लेते हैं यहाँ से। हियर वी आर, ये वैल्यू प्रिंट होगी -37 एंड सो। तो यहाँ से लास्ट पे आते हैं, और ये वैल्यू हमें यहाँ से एक्सपेक्टेड है प्रिंट होनी चाहिए, अगर हमने ये सही लिखा। ये देखें जी, ये वैल्यू आपके पास प्रिंट हो। अगर लैट हटाएंगे, लॉन्गिट्यूड लिखेंगे तो, या इसको हटाएंगे तो पूरा जियो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ना सिर्फ ये वैल्यू है बल्कि उसकी की वैल्यू पेयर के साथ लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। इसी तरह जियो हटाएंगे तो वो एड्रेस ऑब्जेक्ट पूरा आ जाएगा। आप बैक ट्रैक करते रहें, और एड्रेस हटाएंगे तो पहला ऑब्जेक्ट सारा जो है वो प्रिंट हो जाएगा, जो पहला और पहला यूज़र है उसकी कंप्लीट डिटेल। यहाँ से देखें, उसकी कंप्लीट डिटेल आ गई। और अगर आप ज़ीरो भी हटाएंगे तो तमाम यूज़र्स, हर यूज़र की हर पॉसिबल वैल्यूज़, ये लॉन्ग फाइल जो कि यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो आप किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरी कॉमन केस है वो है 2D अरेज का, जो दूसरा कॉमन केस है, इसको भी पढ़ लेते हैं। रियल डेटा की बात करें ना, जिस तरह हम कहते हैं कि जो चैट जीपीटी इतने डायमेंशनल डेटा पे ट्रेन हुआ है, तो मल्टी डायमेंशनल डेटा, लेट्स सपोज एक अरे है जिसको मैं कहता हूँ जी, आपके पास लेट्स सपोज सेल्स है जी, सेल्स का डेटा है, एक कंपनी की मार्केटिंग कंपनी, उसकी सेल्स का डेटा है। पहले जो है वो 3-4 क्वार्टर्स का, ठीक है जी। पहले क्वार्टर में $1000 है, देन 1100 है, देन 900 है, देन 1300 है। सो यू हैव 4 क्वार्टर्स। अब 2D का मतलब क्या है कि आपको कहता है यार सेल 1000 तो है, लेकिन ये 1000 कैसे बनी है मैं आपको बताता हूँ। आप इस तरह करें, मज़ीद डिटेल से नोट करें कि हमारे पास बेसिकली 3 ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच का क्वार्टरली डेटा चाहिए। यू हैव 3 ब्रांचेस, ब्रांच 1 में भी एक ब्रांच जो है लाहौर में, लाहौर की ब्रांच का डेटा है, देन कराची का डेटा है, एंड देन में भी मेरे पास पेशावर का डेटा है, ठीक है जी। ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच में ही क्वार्टरली है। तो आप यहाँ पे एक अरे शुरू करेंगे, कॉमा, इसके अंदर नोट करेंगे कि लाहौर की पहली ब्रांच है, उसमें 1000 थी, फिर 1100 थी, फिर 900 थी, फिर 1200 थी। जबकि कराची की ब्रांच में इससे ज़्यादा सेल हुई, पहले में भी 1900 हुई, फिर दूसरे क्वार्टर में इतनी हुई, तीसरे में इतनी हुई, एंड सो ऑन, एंड फाइनली यू विल से कि आपके पास जो पेशावर है
उसमें जो है वो नंबर्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो ये जो अरे है इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल अरे, यानी पहली डायमेंशन बताएगी कि ब्रांच कौन सी है, दूसरी डायमेंशन बताएगी कि आपके पास Q1 का डेटा है या Q2 का है, यानी किस क्वार्टर का, या Q3 का है या Q4। तो जब रो कॉलम की फॉर्म में देख लें तो इस तरह से आप इस डेटे को सेव करते हैं। मैं इसको आगे एक जैसे ज़रा सिमेट्री कर देता हूँ। अब आप जो है यहाँ पे वंस द डेटा इज सेव्ड प्रॉपरली देन यू कैन आंसर डिफरेंट क्यूरीज ऑन दिस डेटा। इस डेटा पे आप जितने भी सवाल हैं ना, अताउल्ला साहब ने रखा है जी, डज इट मैटर इफ़ वी कीप ऑफ, हाँ नहीं इसमें कोई मैटर नहीं करता और कोई फिक्स रूल भी नहीं है, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है, डाटे की नेचर है जो डिसाइड करेगी कि अरे के अंदर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर अरे आएगा, दोनों नेस्टेड होंगे या किसी भी तरह से। तो इसमें कोई स्ट्रिक्ट इस तरह का कोई प्रिंसिपल नहीं है। द कॉमन पैटर्न इज़ यू हैव अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज़ अ कॉमन पैटर्न, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। समटाइम्स बहुत सी APIs हैं वो आपको डेटा ही ऑब्जेक्ट में रिटर्न करती हैं, उसके अंदर नेस्टेड अरे या एरर, इस तरह से मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो किसी भी तरह से नेस्ट हो सकता है, कोई इसमें कोई रूल नहीं है। ये API टू API वेरी करता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे वेरी करता है, कौन से स्ट्रक्चर के प्लस माइनस क्या हैं। ऑब्वियसली बैकएंड भी इस कोर्स में हमने पढ़ना है, तो वो उसमें जो है वो ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें अगर मैंने पहला लाहौर ब्रांच के सारे क्वार्टर्स को प्रिंट करना है, लाहौर ब्रांच के, अब मुझे पता है लाहौर ब्रांच पहली है क्योंकि मैंने जो है वो लाहौर ब्रांच पहली ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑर्डर याद रखा, तो मैं लिखूँगा सेल्स सब ज़ीरो, अरे ऑफ अरेज है ये, ज़ीरोथ अरे, अरे सब ज़ीरो कहा तो ज़ीरोथ इंडेक्स पे फर्दर एक अरे पड़ी है जो लाहौर ब्रांच का डेटा। सो यू विल सी पहला आ गया। इस ब्रांच के सिर्फ तीसरे क्वार्टर का डेटा मुझे चाहिए, दिस फिगर 900, तो मैं लिखूँगा ज़ीरोथ अरे और दूसरी डायमेंशन पे तीसरा क्वार्टर है तो 0 1 2 2, तो 0 2, दो डायमेंशंस आपको दो सबस्क्रिप्ट यूज़ करने पड़ रहे हैं। पहला सबस्क्रिप्ट बताएगा किस पर्टिकुलर अरे पे जाना है, किस, दूसरा सबस्क्रिप्ट बताएगा किस रो पे कह लें, कॉलम, तो वो कॉलम कौन सा है। तो इस तरह से रो कॉलम के फॉर्मेट में आप ये एग्जैक्ट 900 वैल्यू तक पहुंच गए। अच्छा, सम टाइम जिस तरह अरे और ऑब्जेक्ट की बात की, आप इसको ऐसे भी सेव कर सकते थे, हर अप्रोच के अपने प्रॉज एंड कॉन, कि आप इसको एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ले लेते। अब डेटा तो क्वार्टर 1 2 3 सेंस बनाता है ऑर्डर के, पहला क्वार्टर होता है फिर दूसरा आता है तीसरा, डाटे की नेचर ही ऐसी है। तो उसमें आपने ऑब्जेक्ट इसलिए लिया है कि आप ये याद ना रखें कि पहला हमेशा लाहौर के लिखना है, जो भी पहला है उसका नाम लिखा हुआ है, भाई ये पहला किसका है, पहला लाहौर है, दूसरा जो है, यानी अब आपने ऑर्डर की वो जो रिस्ट्रिक्शन है उसको ख़त्म कर दिया, आपने लिखा कराची और इसके बाद आपने लिखा पेशावर। अब देखें इसको कंपेयर करें इससे, यहाँ पे मैंने कहा था लाहौर, क्योंकि मैंने मैनुअली याद रखा कि पहला लाहौर। अब मैंने लाहौर का अगर प्रिंट करना है तो मैं लिखूँगा सेल्स डॉट लाहौर। द सिंटेक्स हैज़ बिकम वेरी नेचुरल एंड सेल्फ रीडेबल। गलती से ये साथ डॉक्यूमेंट करना पड़ रहा है हमें, किसी और का प्रिंट कर सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं। यानी जब आप की वैल्यू पेयर के बहुत एडवांटेजेस हैं, आपने लाहौर कहा लाहौर आ गया, कराची कहा कराची आ गया, so once you have key value pairs the job become more easier. Now you have an object and within object you have
अरे द सेल्स कलेक्शन ऑफ ईच ब्रांच इन इट्स की, जो की है उसकी जो बाई नेम है, आप हर एक को रेफर कर। तो आई होप इट्स क्लियर फॉर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो यू विल सी कि ये ज़्यादा सिंटेक्स नेचुरल है। क्या ख्याल है आप लोगों का, पहला पहला या दूसरा, फर्स्ट वन और सेकंड वन, विच वन इज़ बेटर? फर्स्ट और सेकंड रीडेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस सेंस में, ये भी देखना है कि इसमें रीड करना रेफर करना ज़्यादा नेचुरल है। ऑब्वियसली सेकंड वन। ऑब्जेक्ट इज़ अमेजिंग, यू नो, ऑब्जेक्ट गिव सम मीनिंग टू डेटा। जो की होती है ना, वो डेटा को एक मीनिंग देती है कि ये डेटा है क्या। डेटा इन इट सेल्फ डजंट कंटेन एनी मीनिंग। मैं आपसे कहूँ जी 55, ठीक है जी। ताहिर साहब ने जिस तरह कहा, हाउ विल गेट लाहौर एट 2 इंडेक्स वैल्यू। अब अगर आपने वैसे यहाँ तो लाहौर जो है वो कहीं भी अब जा सकता है, अनऑर्डर्ड है। अब आपने लाहौर के अंदर फर्दर जो है वो किसी क्वार्टर को लेना है तो आप यहाँ पे उसको कर सकते हैं। लाइक लाहौर आपने लिखा, इसको भी रहने देते हैं, और इसके नीचे अगर लाहौर के अंदर स्पेसिफिक किसी क्वार्टर को करना है तो लाहौर की जो की है उसकी वैल्यू एक अरे है। अब ये ऑब्जेक्ट था तो डॉट किया, आगे वैल्यू अरे है तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स यूज़ किया कि 0 करेंगे लाहौर का पहला क्वार्टर, 1 करेंगे दूसरा, 2 करेंगे तीसरा, 3 करेंगे। तो लाहौर की जो वैल्यूज़ हैं इनको ट्रेवर्स कर रहे हैं आप। तो अगर आप दूसरा क्वार्टर है तो ऑब्वियसली 1 करेंगे क्योंकि 0 से शुरू कर रहे हैं, तो ये इस तरह से आ ये आ गया 1100। 2 करेंगे तो 3 करेंगे तो आखिरी 1200 आ जाएगा। यस अच्छा, इसको भी क्या, ये भी 0 1 2 जो कह रहे हैं इसको भी रीडेबल बना सकते हैं। आप देखें, एपीआई डिज़ाइन करना भी एक आर्ट कहा जाता है। अच्छा डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना भी एक आर्ट। फॉर एग्जांपल मैं अब इसके मुझे ज़रूरत ही नहीं, मैं टोटली इसको मीनिंग देता हूँ। आई ऑलवेज प्रेफर ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट टेक्स मोर मेमोरी। इसका नुकसान भी है, प्रोसेसिंग स्लो है। अरे की प्रोसेसिंग सबसे फास्ट है। अगर आप बहुत ज़्यादा उसके साथ कीज़ वगैरह भी एसोसिएट करते जाएं। अरे इज़ द फास्टेस्ट डेटा स्ट्रक्चर, सो डोंट टेक एनीथिंग, यू नो। अच्छा, अब मैं क्या करने लगा हूँ कि क्वार्टर को भी मैं सेंस देने लगा हूँ, मीनिंग देने लगा हूँ। अब मैंने यहाँ पे जो है वो अरे जो है हर एक के साथ जो अरे थी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना दिया। ऑब्जेक्ट्स ऑफ लाहौर ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मैंने कह दिया क्वार्टर 1 ये है जी, देन क्वार्टर 2 में भी ये है। की के साथ ना भी लगाएं डबल कोर्स, तो की जो है ना इसके साथ डबल कोर्स लगाएं ना लगाएं दोनों ठीक है। जेसन फॉर्मेट में सिर्फ होता है की के साथ ज़रूरी लगानी है, वो भी हमने नहीं पढ़ा। इस तरह से क्वार्टर 4, ये जो इंडेक्स था कि 0 1 2 मुझे मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ रहा था, इसको मैं अब कॉपी करता हूँ, यहाँ भी मैं इसको रेप्लिकेट कर देता हूँ, यहाँ भी रेप्लिकेट कर देता हूँ। वैल्यूज़ वगैरह आप चेंज कर लें इसको थोड़ा सा। तो अब अगर मैंने थर्ड क्वार्टर का करना है, देखें अब यहाँ पे अरे है ही नहीं, दोनों कलेक्शन है। मैं कहूँगा सेल्स डॉट लाहौर डॉट क्वार्टर 1 2 3 क्वार्टर 3 कि 3 है तो 2 इंडेक्स रखना है। इस तरह का चक्कर ही ख़त्म हो गया। जो क्वार्टर है उसको रेफ़र करें, पूरा नाम क्वार्टर लिखें, और इसको देखें सेल्स लाहौर क्वार्टर 3, तो दैट्स व्हाट यू विल गेट, क्वार्टर 3 की सेल्स। इसको अगर आप कर लें, लेट्स सपोज 9 है, इसको 1 6 7 कर लें, तो आप इसको एक्सेस करना है। आप लिखेंगे कराची लाहौर की बजाय कराची क्वार्टर 3, तो ये वेल, सो इट्स बिकम मोर नेचुरल व्हेन यू गिव मीनिंग टू डेटा, यू नो, you give meaning to data, your code becomes self-documented. Readability is an important factor in software engineering. सॉफ्टवेयर अच्छा क्या है, जो जिसकी लॉजिक सही हो वो तो अच्छा, या बुरा नहीं, वो तो सॉफ्टवेयर ही नहीं जिसकी लॉजिक सही नहीं। मेमोरी वाइज एफिशिएंट हो,
रीडेबल हो, स्केलेबल हो, एक्सटेंसिबल हो, फ्लेक्सिबल लॉजिक हो। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी बेस्ट प्रैक्टिसेस पे ज़्यादा हम जोर रखें। कोड लिखने की तमीज़ भी आप सीखें, खाली यही नहीं कि कोड मुझे लिखना आता है, मुझे कोड बेहतर लिखना आना। ये वर्बोस बड़ा बन जाता है, इसको कहते हैं बॉस, यू हैव टू टाइप लॉट। लेकिन बहरहाल जो है वो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हर अप्रोच के अपने अपने हैं। तो आई होप इट्स क्लियर। अब इसको नेक्स्ट जो है वो हम जो है वो लेके चलेंगे आगे इंशाल्लाह। लूप्स वगैरह इस पे लगाते हैं, और आज हमने मेनली देखा है कुछ रिवाइज भी किया है रियल डेटा किस तरह से मॉडल होता है और उसकी आपस में नेस्टिंग की क्या